तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड डिडक्शन चैप्टर 6 है। अब ये चैप्टर क्या है और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे तो एक बार पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोग को कि आप लोग अगर बीकॉम में अच्छे से टैक्स के ऊपर डिस्कशन अगर किए होंगे, आपको अगर याद है बीकॉम का पुराने बातें अगर याद है तो आपको उस टाइम पे याद होगा कि यहाँ पे एक 80C 80D 80 बोल के चैप्टर हुआ करता था। याद है आप लोग को 80C 80D 80 ये सब चैप्टर हुआ करता था, राइट? तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी करने वाले हैं उसी चैप्टर के ऊपर डिस्कशन। 80C 80D 80 जो भी है हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो डिडक्शन चैप्टर 6 में हम लोग को सेक्शंस को याद रखना है, जैसे कि टीडीएस में आप लोग को था 194A 184C आपको याद रखना पड़ा, तो वो भी यहाँ पे याद रखना है आप लोग को डिडक्शन चैप्टर 6 में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग डिडक्शन चैप्टर 6 से चैप्टर, जिसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? शुरू करें। तो सबसे पहले हम यस लोग सर। का जनरल, अच्छा पहले मैं बता दे रहा हूँ ये चैप्टर हम लोग कौन सा वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। डिडक्शन का मतलब क्या है पहले समझना जरूरी है। इनकम टैक्स में दो शब्द काफी आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक है डिडक्शन, दूसरा एग्जाम्शन। एक है डिडक्शन, दूसरा एग्जाम्शन, ये दो शब्द आपको सुनने को मिलेगा, डिडक्शन एंड एग्जाम्शन। अब सवाल ये उठ रहे सर दो शब्द का मतलब क्या है, डिडक्शन एग्जाम्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम्शन? तो इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होता है, और अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होता है तो उसके ऊपर हम लोग को टैक्स पे करने का दरकार नहीं होता है, ठीक है? सर फिर से बोलिए एक बार। एग्जेम्पशन जो होता है वो एग्जेम्पशन इनकम को मिलता है। तो आज अगर मेरा कोई भी अर्न किया हुआ इनकम, आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, आज अगर मेरा कोई भी अर्न किया हुआ इनकम अगर एग्जेम्प्टेड हो, आई रिपीट गाइस, आज अगर मेरा कोई भी इनकम अर्न किया हुआ इनकम एग्जेम्प्ट हो तो इसका मतलब है उसके ऊपर मुझे टैक्स देने का दरकार नहीं है। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट क्लास जब हम लोग पढ़े थे वो कैपिटल गेन का टैक्स जो हम लोग पढ़े थे, तो उसमें आपको एक बात याद होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स जो था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। याद है ना आप लोग को? किधर का भाई? हम्म, ये जो रेट हम लोग लिखे थे आप लोग को याद होगा इसमें, इसमें आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म शेयर जो है हम लोग का, किधर गया कैपिटल गेन चैप्टर एसटीटी पेड लॉन्ग टर्म, हाँ ये देखो, जिसके ऊपर एसटीडी पेड है मतलब ओपन मार्केट का जो शेयर है, तो वो शेयर अगर अगर हम बेच देते हैं और उस शेयर में अगर हम लोगों को कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल गेन अगर होता है, तो उसके ऊपर हम लोग को टैक्स देने का दरकार नहीं है। ये बात हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि एसटीडी पे अगर हुआ है तो उसके ऊपर हम लोग को टैक्स देने का दरकार नहीं है। तो ये इनकम हो गया एग्जेम्प्टेड। और इंडिया में इनकम, इंडिया में जितना सारा इनकम एग्जेम्प्ट है वो सारा सेक्शन 10 के अंदर आता है। तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 10 है, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुनिए मेरे बात को, इनकम टैक्स का जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 जो है अंडर इनकम टैक्स, उसमें सारा एग्जेम्प्ट इनकम का लिस्ट दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहला इनकम का नाम क्या है पता है? एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर से जो हम लोग इनकम करते हैं सबसे पहले उसी का नाम दिया हुआ है इस लिस्ट के अंदर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। फिर एलआईसी का मैच्योरिटी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने के बाद गेन होना, ये सारा चीज हम लोग का उसी का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ये सारा चीज हम लोग का इनकम टैक्स का पार्ट है। सारा चीज किसका पार्ट है? सारा चीज इनकम टैक्स का एग्जाम्पशन का पार्ट है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम होता है। एग्जेम्प्टेड क्या होता है? इनकम होता है। तो कोई भी इनकम अगर आप सुनते हो कि एज पर आईटी एग्जेम्प्टेड है, तो इसका मतलब उसके ऊपर हम लोग को टैक्स देने का दरकार नहीं है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? ये बात सबको समझ में आया? कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट होता है तो उसके ऊपर हम लोग को टैक्स देने का दरकार नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स सबको ये बात समझ में आया आप लोग को क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? एग्जेम्प्ट इनकम एंड ऑल दैट। तो कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट हो तो उसके ऊपर क्या नहीं लगता? उसके ऊपर हम लोग का टैक्स नहीं लगता, ठीक है? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? ओके। लेकिन हम लोग यस सर सर। अभी एग्जामिशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग अभी पढ़ रहे डिडक्शन। तो डिडक्शन किस बात का है? गाइस एक इंडिया का एक कॉमन मैन का एग्जांपल लेते हैं, आम आदमी का एक एग्जांपल लेते हैं।
तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो आम आदमी जो होता है इंडिया का, जो लोग खास करके सैलरीड पर्सन होते हैं मेरे तरह, तो उन लोग एक फैमिली का बजट होता है कि अगर किसी का सैलरी पर मंथ मान लो 50,000 है, तो 20,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं, 5,000 बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए रखते हैं, 5,000 खुद का मेडिसिन एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं। तो ऐसे करके एक बजट होता है, राइट। तो देखा जाता है कि 50,000 अगर उसका टोटल मंथली अर्निंग है, तो 40,000 तो खर्चा ऐसे ही हो जाता है, बचता है 10,000। अब चीज को प्लीज सुनो, मतलब स्टोरी की तरह सुनो, जो चीज मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल्स मैं अभी ले रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी एज अ स्टोरी, कि कैसे ये चीज होता है, नहीं होता है ना, ऑल दैट। तो सर फिर से बोलिए एक बार। इंडिया में जो हम लोग का एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हम लोग का है, तो उसमें हम लोग का क्या है, उसमें हम लोग का वो क्या बोलते हैं उसको, खर्चा जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो किसी का सैलरी मान लो मंथली 50,000 है, तो वो हिसाब करके देख रहा है कि उसका मंथली 50,000 सैलरी से 40,000 खर्चा निकल गया। 50,000 सैलरी से मंथली 50,000 खर्चा क्या हुआ, निकल गया। वो देख लिया कि 50,000 से खर्चे से 40,000 का, सॉरी इनकम से 40,000 खर्चा हो निकल गया। तो उसके हाथ में बच रहा है सेविंग्स के नाम पे 10,000 रुपए। जो 10,000 रुपए वो बैंक में एफडी कर देता है, या बैंक में रिकरिंग कर देता है, या सेविंग्स अकाउंट में रख देता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इन लोग से अगर आप टैक्स मांगने जाओगे, तो ये लोग बोलेगा कि मेरे हाथ में बचता है तो 10,000, तो 10,000 के ऊपर टैक्स लीजिए। आप 50,000 जो मुझे इनकम देख रहे हो, 40,000 तो मेरा खर्चा भी तो हो रहा है यार। सही बात है, 50,000 अगर उसका अर्निंग से, तो 40,000 तो खर्चा भी है, जो जेन्युइन खर्चा है, जो इंडिया में एक फैमिली में जेन्युइन खर्चा होता है, वो खर्चा की सब दे दिया। तो बोल रहे मेरे हाथ में बचता कितना, मेरे हाथ में बच रहा है 10,000, तो 10,000 के ऊपर टैक्स लीजिए, 10,000 के ऊपर टैक्स लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनकम टैक्स ऐसा नहीं करता है। तो वो लोग बोलते हैं आप लोग जब बिजनेसमैन का टैक्स लेने जाते हो तब तो वही करते हो, उन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देखते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वो सारा इनकम का साइड है। तो सारा इनकम क्रेडिट साइड में वो लिख देता है, और डेबिट साइड जो है वो सारा खर्चे का साइड होता है। तो डेबिट क्रेडिट मिलाकर जो एक्सेस बचता है, वही हम उन लोग के लिए आपका क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट आए उसी के ऊपर टैक्स लेते हैं। गाइस याद है आप लोग का पीजीबीपी चैप्टर? यस सर। तो हम लोग बिजनेस का इनकम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग बिजनेस के इनकम में टैक्स कैलकुलेट करते हैं दो चीज को लेस करके। कौन सा दो चीज को लेस करके? जो इनकम हो रहा है वो, और जो खर्चा हो रहा है वो। तो सैलरीड पर्सन भी बोल रहे हैं सर हम भी तो वही क्लेम करने गए, मेरा इनकम हो रहा है 50,000, बट सर मेरा जेन्युइन खर्चा है 40,000। जो खर्चे को मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता, सर्वाइव करना है तो वो खर्चा करना पड़ेगा। तो आप भी 10,000 के ऊपर टैक्स लीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं कि मेरा पूरा 50,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? ये तो गलत बात है। मतलब मैं इनकम भी करूँ, उससे अमाउंट टैक्स भी दूं, फिर खर्चा भी करूँ। तो ये सब झमेला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि इससे निपटे कैसे। तो इससे निपटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इससे निपटने के लिए हम लोग को कुछ तरीका सोचना पड़ेगा। सर आप क्या तरीका सोचने का बोल रहे हो? देखो, आप लोग को पता होगा कि हम लोग का 5 हेड्स ऑफ इनकम है। ये एकदम पूरा बिगिनिंग वाला क्लास से हम लोग सुनते आ रहे हैं। क्या क्या 5 हेड्स ऑफ इनकम है? सबसे पहला इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर क्या हम लोग का, फिर है पीजीबीपी, फिर है हम लोग का कैपिटल गेन, फिर है हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम का टोटल करके हम लोग का जो इनकम आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस टोटल इनकम। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्या हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स में? द आंसर इज नो। हम लोग ग्रॉस टोटल के ऊपर टैक्स पे नहीं करते एज पर आईटी। तो हम लोग किसके ऊपर पे करते हैं? नेट के ऊपर। तो इससे लेस होता है आपका जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, वो है डिडक्शन चैप्टर 6A। ये लेस करना पड़ता है, जो स्टार्ट होता है आपका 80
सी से लेकर 80 यू तक जो चलता है, ये सेक्शन का पूरा रेंज है। 80 सी से स्टार्ट होता है, 80 यू तक चलता है। तो इनकम टैक्स में दो ऐसा चैप्टर है जो आपको सेक्शन से याद रखना पड़ता है। एक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे से, टीडीएस, और एक है हम लोग का डिडक्शन। जिसके बाद हम लोग का आता है नेट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल टोटल इनकम, टीटीआई। तो हम लोग का टैक्स जो देना होता है वो टीटीआई के ऊपर देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स सैलरीड पर्सन से बोल रहा है, इनकम टैक्स बाकी लोग को बोल रहा है कि देखिए, अगर आपको खर्चे का बेनिफिट लेना है, अगर आप चाहते हो कि आप जितना खर्चा करते हो, जितना इन्वेस्ट करते हो, मैं उसके ऊपर टैक्स ना लूं, तो इनकम टैक्स बोल रहे हैं आप वही पे खर्चा करें जो मैं बोल रहा हूं। सर फिर से बोलिए। अगर आपको एज पर आईटी एक्ट को हिसाब से खर्चे का बेनिफिट लेना है, रिपीट वर्जन गर्ल्स, अगर आपको एज पर आईटी एक्ट खर्चे का बेनिफिट लेना है, इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द खर्चा एज पर आईटी एक्ट, तो आप वही जगह खर्चा करो जहां पे आईटी वालों ने बोला है। तो आईटी वालों कहाँ खर्चे करने बोल रहा है? आईटी वालों बोला है आप अपने नाम पे इंश्योरेंस कराओ, लाइफ इंश्योरेंस कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, आप कोई इन्वेस्टमेंट बॉन्ड परचेस करो, आप बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा करो। तो इसका बेनिफिट मैं आपको दूंगा, इसका बेनिफिट मैं आपको दूंगा, जिसका चैप्टर का नाम है चैप्टर 6A। तो आप अपने चिल्ड्रन का पढ़ाई के लिए पैसा खर्चा कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो 80C से 80U के अंदर जितना सारा सेक्शन है उसके अंदर कोई एक सेक्शन में आप ले सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली आज का चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नाम। क्या नाम सर? खर्चे का नाम। कुछ नाम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का नाम। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नाम पढ़ने वाले हैं। पहले तो खर्चे का नाम पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ इन्वेस्टमेंट का नाम पढ़ने वाले हैं। जहां करके, जहां इन्वेस्ट करके, जहां खर्चा करके हम लोग को क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो ये चैप्टर 1 सेकेंड टीडीएस की तरह इंफॉर्मेटिव है, जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इसमें इतना खर्चा करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें इतना खर्चा करेंगे तो ये मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? यस सर। तो गाइज यस सर। यहाँ पे सेक्शन के थ्रू आपको याद रखना होगा, सेक्शन के थ्रू आपको लर्न भी करना होगा। तो आप लोग को अगर कोई पूछे कि कौन सा इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है, तो आप लोग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन का तरह याद रखिएगा, टीटीआई के ऊपर टैक्स पे करना होता है। हम लोग किसके ऊपर टैक्स पे करते हैं दोस्तों? वी आर पेइंग टैक्स ऑन टीटीआई, नॉट द जीटीआई। हम लोग जीटीआई के ऊपर टैक्स नहीं पे करते, हम लोग टीटीआई के ऊपर टैक्स पे करते हैं, टैक्सेबल टोटल इनकम। हम लोग किसके ऊपर टैक्स पे करते हैं दोस्तों? हम लोग टैक्स पे करते हैं टीटीआई के ऊपर, टैक्सेबल टोटल इनकम। तो टैक्सेबल टोटल इनकम दोस्तों कैसे मिलेगा? आप जितना सारा अर्न करोगे और उससे जितना सारा खर्चा या इन्वेस्ट करोगे, वो लेस करने के बाद जो आएगा, दैट विल बी योर टीटीआई। सर वंस मोर, आप जितना सारा अर्न करोगे, पांचों हेड से, मल्टीपल हेड से आप अर्न कर लिए, अब उसी अर्निंग से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए, उसी अर्निंग से कुछ आप खर्चा कर लिए, वो सारा चीज लेस करने के बाद जो आएगा वो है टीटीआई। टैक्स किसके ऊपर देना है? टैक्स इसके ऊपर देना है। तो जीटीआई, गाइस, ग्रॉस टोटल इनकम का एब्रीविएशन क्या है? इट्स जीटीआई। तो टैक्स हम लोग जीटीआई के ऊपर पे करेंगे गाइस। नो सर। टैक्स हम लोग जीटीआई के ऊपर पे करेंगे कि टीटीआई? हम लोग टीटीआई के ऊपर पे करेंगे। वी आर गोइंग टू पे द टैक्स ऑन टीटीआई, नॉट जीटीआई। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस सर। तो मैं आप लोग को एक मॉक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, आप लोग मुझे बताना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले आप देखिए मॉक में क्या पूछ रहा हूं आपसे। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं कुछ दिखा रहा हूँ, किसी एक जन का इनकम का लिस्ट। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ नहीं है, बिजनेस से, सॉरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ नहीं है, बिजनेस से इनकम है 5 लाख रुपए, ठीक है। सॉरी, ये हाउस प्रॉपर्टी है ना, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 2 लाख रुपए, पीजीबी से इनकम है 5 लाख रुपए, कैपिटल गेन से इनकम है 2 लाख रुपए, और 50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो जीटीआई कितना हो जाएगा दोस्तों? जीटीआई हो जाएगा आपका इतना, 9,50,000, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कॉमन मैन वाला सवाल पूछूं, कॉमन सेंस वाला अगर सवाल पूछूं आपको, अगर कि दोस्तों
मुझे डिडक्शन चैप्टर 6 के अंदर अगर मुझे डिडक्शन क्लेम करने का मन हो, आई रिपीट, मुझे अगर डिडक्शन चैप्टर 6 के अंदर अगर डिडक्शन क्लेम करने का मन हो, तो मैं मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? अगर मुझे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन क्लेम करना हो, तो मैक्सिमम में कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? मैक्सिमम में कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? ये होता है स्टूडेंट लोग का एक ऑब्सेशन। 1.5 लाख ऊपर। सर कौन बोला आपको 1.5 लाख? ये राजीव और विशाल जो सर अपने 1.5 लाख 2.5 बोले हो, 2.5 लाख नो, ये 1.5 लाख 80C में होता है। 1.5 लाख जो आप लोग याद रखते हो ना, वो 80C का टोटल होता है। मैं 80C का नहीं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। यही होता है आप लोग का प्रॉब्लम, लोग सुनते नहीं हो एक बात पूरा। मैं पूछा आप लोग से कि ये अगर मेरा 9,50,000 अगर मेरा टोटल इनकम हो, इफ माय इनकम इज टोटल 9,50,000, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ डिडक्शन आई कैन क्लेम इन चैप्टर 6 से? सर 5 लाख। रॉन्ग आंसर। मैक्सिमम पूरा तो ये जितना हम लोग 3,000। हाँ बोलो, जितना वो मेडिक्लेम वो उस वगैरह में खर्च करेंगे तो उतना ही मैक्सिमम deduction। कितना क्लेम कर सकते हैं प्रियंका जी? मैं तो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं? तो 9 बोलो। लाख तक, 9 लाख तक। हाँ 9,50,000 वही कर सर सकते। 9 लाख तक। मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते भाई सिद्धार्थ, तुम क्या पागल हो? 50,000 क्यों कि छोड़ देंगे शगुन के लिए किसी यहाँ पे पंडित जी के लिए छोड़ देंगे? 9 लाख बोल रहे हो, लॉजिक थोड़ा अप्लाई करो ना, बुद्धि है ऊपर वाले जो खर्चा करो उसको। तुम 9 लाख कैसे बोल रहे हो? कौन सी हिसाब से तुम मुझे 9 लाख? 50,000 किसके लिए छोड़ रहा हो तुम मुझे बताओ पहले। इनकम यहाँ पे 9 लाख दिख रहा है तुम्हें कि 9,50,000 दिख रहा है? 9,50,000 दिख रहा है ना? 9 तो लाख भाई 50। मैं जितना इनकम कर सकता हूँ, खर्चा तो मैक्सिमम उतना ही कर सकता हूँ ना। यही तो कॉमन यस सेंस सर। वाला सोच है। मैं इनकम किया 10 लाख, तो खर्चा मुझसे 10 लाख ही होगा। 15 लाख खर्चा मैं कैसे करूं? 5 लाख उधार लेना पड़ेगा ना मेरा। तो मेरा औकात है 10 लाइबिलिटी हो लाख जाएगा का, 5 तो लाख। 10 लाख है एग्जैक्टली। तो 10 लाख अगर मेरा औकात है, मैं खर्चा 10 लाख ही कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम यस सर। डिडक्शन गाइस, मैक्सिमम डिडक्शन नॉट 80C। मैंने पूछा था मैक्सिमम डिडक्शन चैप्टर 6 से कितना होगा, तो आंसर इज जीटीआई। जितना आपका जीटीआई है उतना तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना क्लेम सकते हो? अप टू जीटीआई। मैक्सिमम आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो दोस्तों? एंड द आंसर इज अप टू जीटीआई। जितना जीटीआई है उतना तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। समझ आया सबको? यस नो? तो मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो आप लोग? मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो 9,50,000 जीटीए। जीटीआई तक। ठीक है, तो चलिए हेडिंग करिए जनरल नोट्स। प्लीज गिव द हेडिंग जनरल नोट्स। तो जनरल नोट्स के अंदर क्या आएगा? जनरल नोट्स के अंदर आएगा सबसे पहले जो जनरल नोट्स है उसमें अंदर आप लोग लिखिएगा, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ जीटीआई। द अमाउंट ऑफ जीटीआई, डिडक्शन कितना क्रॉस नहीं कर सकता है? डिडक्शन जीटीआई क्रॉस नहीं कर सकता है। डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड जीटीआई। बात हो चुका है तो आप लोग से, लॉजिक स्टैब्लिश हो चुका है ना इसका? क्यों ये बात बोल रहे हैं हम लोग? एवरीवन यस नो? Yes, sir. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कैपिटल गेन चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं उसमें डिडक्शन मिला था हम लोग को? एक हफ्ते पहले ही पढ़े थे, एक हफ्ते का, एक दिन पहले ही पढ़ रहे थे। मिला था उसमें डिडक्शन? क्या वो डिडक्शन और ये डिडक्शन क्या सेम है? क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने के लिए हम लोग को बहुत दूसरा कंडीशन था। क्या बेचना है, क्या खरीदना है, कितना दिन के अंदर खरीदना है, ये सब चीज था हम लोग का। तो डिडक्शन चैप्टर 6 से जो है इसका डिडक्शन ये इनकम का नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसके लिए अलग से डिडक्शन दिया गया है सेक्शन 54 में। आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था, 2 सेक्शन हम लोग पढ़े थे और बोले थे कि इस तरीके से सेक्शन आपको लर्न करना है। तो
तो आज डीटी किताब का मैं बोले थे आप लोग को डीटी किताब लेके आने का स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए बोलूंगा इस थोड़ा सा डिस्कशन होने के बाद, नॉट राइट नाउ, ताकि आप लोग कैपिटल गेन का कैसे डिडक्शन पढ़ोगे वो आपको समझ में आए। तो मतलब कुल मिला के 5 हेड्स ऑफ इनकम जो है, इसके अंदर ये जो कैपिटल गेन वाला जो हेड है, ये वाला जो हेड है, इसका अलग तरीका है। क्या अलग तरीका है सर? इसका तरीका है कि इसका डिडक्शन आपको सेक्शन 54 में मिलता है। सेक्शन 54, 54B इस सब में मिलता है, और जहां पे आपको पता है कि पढ़ना कैसे है। याद है ना आप लोग का सीजीडी स्कीम, सीजीडी का रिवोकेशन, इसके ऊपर बात हुआ था, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे। सीजीडी स्कीम, सीजीडी सब के ऊपर बात। तो कैपिटल गेन के ऊपर डिडक्शन हम लोग क्लेम करते हैं, और वो डिडक्शन हम लोग के लिए अलग से यूज होता है। अलग से यूज होता है मतलब अलग से उसका हम लोग का चैप्टर में पढ़े हैं। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, नो डिडक्शन shall be allowed, no deduction shall be allowed under chapter 6A. No deduction shall be allowed under chapter 6A. किन किन से नहीं मिलेगा आपका? आपका सबसे पहले नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG and short term capital gain on shares. Short term capital gain on shares. ओके, एंड थर्ड क्या था हम लोग का? थर्ड एक चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे कैजुअल इनकम। सर कैजुअल इनकम क्या होता है? बेटिंग गैम्बलिंग का जो इनकम है, ड्रीम 11 का जो इनकम है, बेटिंग गैम्बलिंग, इससे डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। केबीसी, केबीसी रेस हॉर्स, ओके। तो ये तीन ऐसा इनकम है जिस तीन इनकम से आपको क्या नहीं मिलेगा? जिस तीन इनकम से आपको डिडक्शन चैप्टर सीक्वेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन सा वो तीन इनकम है? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब होता है बेटिंग गैम्बलिंग विलिंग फ्रॉम केबीसी रिसोर्स एक्सेट्रा। थर्ड जो है आपका, जो हम लोग को देखना है, जो पॉइंट है डिडक्शन, ये पॉइंट आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉइंट इसके अंदर है तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। डिडक्शंस ऑफ पार्ट सी, डिडक्शन ऑफ पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6A, ठीक है। 6A ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपका 80HH से स्टार्ट होके 80RRB तक। ये सब सेक्शन आप लोग नहीं पढ़ोगे आईसीए में, ये सब सीए फाइनल का सेक्शन है, ठीक है। 80HH से लेके 80RRB तक इसका तो जितना सेक्शन फॉल करेगा। तो डिडक्शन ऑफ पार्ट सी ऑफ द चैप्टर इफ नॉट क्लेम इन रिटर्न, if not claimed in return, मीनिंग में समझा रहा हूं, आप लोग लिखते चलो। then it cannot be claimed anymore. Please copy. तीनों पॉइंट कॉपी कर लो आप लोग फटाफट। डन। मीनिंग समझा है? इससे क्या मीनिंग है दोस्तों? इसका मीनिंग है कुछ इस तरह का कि अगर 80
80H से 80 RRB का सेक्शन का जितना सारा डिडक्शन वाला पार्ट है, कहां से कहां तक, 80H से 80 RRB तक जितना सारा सेक्शंस का पार्ट है, अगर आप उसको क्लेम नहीं करते हो और रिटर्न में भूल जाते हो, आपसे अगर भूल हो जाता है और रिटर्न अगर सबमिट हो जाता है, तो आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो। आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो। तो एक बार में क्लेम कर लिए तो खत्म, अगर भूल गया तो स्वाहा। तो याद से क्लेम करना है, क्योंकि दूसरा तीसरा सेक्शन का अगर डिडक्शन अगर आप भूल जाते हो तो आप दूसरा ईयर में जाके क्लेम करने का ऑप्शन देता है बहुत बार, या रिटर्न को रिवाइज करने के लिए करने के ऑप्शन देता है। बट इसमें अगर भूल जाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो भैया खत्म, टाटा गुड बाय, वही वाला केस हो जाएगा। बट आप टेंशन मत लो, ये जो 80 एच से लेके 80 RRB जो सेक्शन है, ये आप लोग का नहीं है। हेलो सर। हम्म, सर सर सी नंबर पॉइंट पर एक बार बोलिए ना, नेटवर्क चला गया था सर। 3 नंबर पॉइंट यही है मैडम कि 80 HH से लेके 80 RRB जो सेक्शन है, ये सेक्शन के बीच अगर कुछ भी, अगर आपका मतलब क्या बोलूं, सेक्शन का क्लेम करना भूल जाते हो रिटर्न में, रिटर्न फाइलिंग में, फाइलिंग करते वक्त अपने 80 RRB, RRB का मैं बता रहा हूँ, RRB का मतलब होता है रॉयल्टी। तो आप मान लो कोई किताब लिख लिए हो, ओके, आप मान लो कोई अच्छे से फॉर्मूला बना लिए हो, तो उसके लिए जो रॉयल्टी मिलता है, उसके लिए आपको 3 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। मतलब रॉयल्टी मिला है मान लो आपको 4 लाख, तो आप 3 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो आपने मान लो क्लेम करने भूल गए, आप जब रिटर्न फाइल करने गए 3 लाख क्लेम करना भूल गए, तो लॉ बोल रहा है कि अगर भूल जाते तो स्वाहा, वो और आपको दोबारा क्लेम करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब ये सेक्शन जो 80 HH से लेके 80 RRB के भीतर जो जो सेक्शन फॉल करेगा, उस सेक्शन का डिडक्शन अगर क्लेम करना भूल जाते हो तो भूल जाओ, और आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ओके सर। ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? कोई किसी का डाउट है? तो गाइस सबसे पहला पॉइंट क्या था हम लोग का? सबसे पहला पॉइंट था हम लोग का कि डिडक्शन अमाउंट कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है, डिडक्शन अमाउंट आपका GTI से ज्यादा नहीं हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट था ये। कुछ कुछ इनकम ऐसा है जहां से डिडक्शन अलाउड नहीं है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, और कैजुअल इनकम वगैरह जो आप देख रहे हो, जहां से डिडक्शन चैप्टर 6 का डिडक्शन अलाउड नहीं है। और डिडक्शन चैप्टर 6 का जो पार्ट सी है, और पार्ट सी का जो सेक्शन स्टार्ट होता है 80 HH से लेके 80 RRB तक, तो उस चैप्टर का सेक्शन का डिडक्शन अगर आप क्लेम करना भूल जाते हो रिटर्न में, तो आपको दोबारा वो क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। एवरीवन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द डिडक्शन चैप्टर 6 से। तो आप लोग का चैप्टर का पल्स समझ में आया कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। क्या इन्फॉर्मेशन? कुछ चीज का नाम जानने वाले हैं। क्या चीज का नाम सर? वही कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ खर्चा करना चाहिए, ताकि हम डिडक्शन क्लेम कर पाए। सर क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं हम लोग? हम लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ डिडक्शन क्लेम करें, ताकि हम लोग बेनिफिट ले पाए। हम लोग ये सब चीज के ऊपर डिस्कस भी कर रहे हैं। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पे कोई लॉजिक वॉजिक काम नहीं करेगा, इधर यू नो और यू डोंट नो। तो अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो गाइस अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी अगर आप लोग टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो, आप अगर इस लाइन पे करियर अगर आपका बनाना चाहते हो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि आपका क्लाइंट का टैक्स बचाएगा ये।
आपका क्लाइंट का टैक्स प्लानिंग करने में हेल्प करेगा ये। देखो मार्केट में बहुत लोग की इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ता है यहाँ से। इन्फॉर्मेशन अगर आप लेते हो यहाँ से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गैदर फर्स्ट। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्या करना होगा सर, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए पढ़ाई करना होगा, लर्न करना होगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि किताब खोल के या इंटरनेट देख के किसी क्लाइंट के सामने अगर आप ज्ञान दोगे तो इंप्रेशन आपका नेगेटिव हो जाता है, वो इंप्रेशन एकदम अच्छा नहीं बनता। तो आपको हर एक चीज को मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज करना मतलब यू शुड मेमोराइज दिस ऑल दिस थिंग्स कि एटीसी में इस सब जगह से डिडक्शन मिल सकता है, HTEE से यहाँ से मिल सकता है। क्लाइंट बोलता है कि मेरा और डिडक्शन चाहिए, तो और डिडक्शन आप क्लेम करवा दे रहे हो। याद रखना, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका स्किल्स तभी उसका इनकैश आप कर पाओगे जब उससे किसी थर्ड पार्टी का फायदा होगा। मैं ऑलवेज ये लॉजिक में बिलीव रखता हूँ कि मेरा नॉलेज, मेरा स्किल तभी मैं सक्सेसफुल मानूंगा जब मेरा लॉजिक, मेरा स्किल से किसी थर्ड पार्टी का फायदा होगा। थर्ड पार्टी मतलब मेरा क्लाइंट हो सकता है, मेरा कोई और मतलब क्या बोलूं, जो चाहने वाला है उसका हो सकता है, जो चाहते हैं कि मैं उसके लिए कुछ करूं, मतलब सब सेव कर दूं। तब जाके मैं मानता हूं कि हाँ मेरा नॉलेज किसी काम आया। तो ये सब जो एरिया है, ये एरिया सबके नजर में नहीं रहता है। लोग खाली एटीसी का 2-4 तो जानते हैं जो मार्केट में कॉमन एडवर्टाइजिंग होता है। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में जो दिखता है लोगों को वही बिकता है। अगर मार्केट में अगर कोई चीज का एडवर्टाइजिंग नहीं होता तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट जो है हम लोग का, उसमें नाना करके बहुत सारा स्टॉक है, बट हम लोग स्टॉक मार्केट में घुसते ही सबसे पहले रिलायंस देखते हैं, सबसे पहले आईटीसी देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अदानी के कोई शेयर्स देखते हैं। क्यों? ये सब चर्चे में रहता है। हम लोग कभी राज इंफ्रा को नहीं देखेंगे, हम लोग कभी एम्बर को नहीं देखेंगे, तो ये सब चीज नहीं देखते हम लोग। क्यों नहीं देखते? बिकॉज वी रियली डोंट नो कि ये सब कंपनी कौन है। तो मार्केट का यही पॉलिसी है सर, जो दिखता है वही बिकता है। ये आज का देखिए एकदम कॉमन ट्रेंड बन गया। तो आपको वो सब जगह का खोज होना चाहिए जो एक्चुअली नहीं दिखता है, बट बिकेगा जरूर। दिखता नहीं है पर बिकेगा जरूर, ये सब खोज करना है। क्योंकि क्लाइंट बोलेगा सर ये बुद्धि तो मेरे पास पहले ही सी था कि LIC करूंगा तो बेनिफिट मिलेगा, हाउसिंग लोन ले लूंगा तो बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज टीवी से लेकर, रेडियो से लेकर इंटरनेट तक हर जगह इन्हीं लोग का एडवर्टाइजमेंट होता है। पॉलिसी बाजार में जाओ, पॉलिसी लो और डिडक्शन क्लेम करो, तो कवर्ड भी हो जाएगा, डिडक्शन भी हो जाएगा। ये सारा चीज का एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख चुके हैं, हम लोग सारा चीज की सब चीज हम लोग मतलब हो चुका है हम लोग का। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है सर, ऐसा बहुत सारा जगह है जिसका एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, बट लोग इस सब जगह से पैसे का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको वो ताला का चाबी ढूंढना है, क्योंकि क्लाइंट तभी खुश होगा जब उसको लगेगा यार हाँ मुझे तो ये चीज पता ही नहीं था और इससे मैं बेनिफिट भी मिल गया। तो ये चैप्टर में उन्हीं लोग के लिए रेकमेंड करूंगा, अगर वो कोई इंसान मतलब कोई स्टूडेंट्स अगर हो मेरे साथ, आप लोग अगर ये सब लाइन चूज करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आप लोग के मन में वही एग्जाम, आईसीए का एग्जाम पास करना है, अब पता नहीं ये सब भूत कौन आप लोग के दिमाग में डालते हैं। मैं तो क्लास से बार बार बोलता हूँ एग्जाम को टेक इट एज अ फॉर्मेलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ। बट नॉलेज मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ से आप क्या मार्क्स लेके जा रहे हो, नो वन विल गिव यू अ बॉदर, मतलब कोई बॉदर ही नहीं है, बट आप कितना नॉलेज लेके जा रहे हो स्लो को वही चाहिए। तो आपको अगर टैक्स अच्छा लगता है, आपको अगर टैक्स का ज्ञान लोगों के अंदर बांटना है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना है। कौन सा चैप्टर सर? डिडक्शन चैप्टर 6 है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि यहाँ से आपका क्लाइंट का बेनिफिट होगा और ये टैक्स प्लानिंग में हेल्प करेगा। यू शुड अंडरस्टैंड। तो चलिए सर शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। आर वी रेडी? ये तीनों पॉइंट में कोई किसी का डाउट है? एक कैपिटल गेन चैप्टर को क्यों हटा दिया यहाँ से हमने? कैपिटल गेन से क्यों डिडक्शन नहीं मिल सकता है हम लोग के इस चैप्टर का? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्यों नहीं मिल सकता? सर क्योंकि कैपिटल के और सेक्शन 54 में मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली। कैपिटल गेन के लिए अलग से सेक्शन दिया गया है, जिसे चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। और कैजुअल इनकम, यस यस महिमा जी वेरी गुड, 54 के अंदर डिडक्शन होगा। और कैपिटल यहाँ पे कैजुअल इनकम, अब कैजुअल इनकम क्या होता है, नाम में ही पता चलता है इसका सीरियसनेस क्या है। कैजुअल मतलब वही बेटिंग गेम में खेल के इनकम हुआ है, केबीसी से कुछ जीत गए, कोई रियलिटी शो से आप कोई अवार्ड जीत गए हो, आपका लॉटरी लग गया, लॉटरी लॉटरी। तो ये सब चीज का रोज रोज आप रोज रोज लॉटरी जीत जाओगे, पता है एक दिन आप लॉटरी जीत गए हो तो रोज जीतोगे, तो थोड़ी होता है। कैजुअल इनकम से गवर्नमेंट फ्लैट टैक्स लेता है,
30%। ये जो कैजुअल इनकम जो है, इसके ऊपर हम लोग जब अदर सोर्स पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कैजुअल इनकम को गवर्नमेंट 30% फ्लैट टैक्स लेता है। गवर्नमेंट 30% फ्लैट टैक्स लेता है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो गाइस आगे चलते हैं हम लोग सेक्शंस की तरफ, और सबसे पहले मेरा सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो है 80CCC, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग को ये सेक्शन कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब रट्टाफिकेशन करना है कि थोड़ा सा फील करना है? जैसे आप लोग चाहो। अगर कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो सेक्शन को फील करना पड़ेगा। क्यों सर, वाई सेक्शन को फील करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक सेक्शन को आप दिल से नहीं पढ़ोगे आप उससे बेनिफिट ले ही नहीं सकते हो। आप उससे बेनिफिट नहीं, बिकॉज मैं बार बार आप लोगों को क्लास में एक चीज बोलता हूँ कि टैक्स वही बंदा अच्छे से कर पाएगा जो पब्लिक का प्रॉब्लम समझ पाएगा। बिकॉज मेरा पापा ऑलवेज एक बात बोलते हैं, बचपन से बोलता था, स्कूल लाइफ से मुझे समझ में नहीं आता, बट बड़े होके बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि बेटा देख, जब तेरा नीड होगा ना, मतलब जब तुझे नीड होगा कोई चीज का रिक्वायरमेंट होगा, खास करके फाइनेंशियली, तो तेरा दिमाग ना ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यू आर इन द नीड। तू तब दिन में ज्यादा नहीं सोएगा, तू जल्दी उठ के कोई काम ढूंढेगा, फिर और सोर्स का ढूंढने जाएगा, मल्टीपल सोर्स चैनलाइज करेगा, क्योंकि तेरा नीड है। और अगर वो नीड तेरा जिंदगी में कभी ना आए ना, तो तू एक चीज से खुश रहेगा, मतलब जाओ कर रहा है वो उसी से खुश है, तो तेरा दिमाग कभी जाएगा ही नहीं आगे कि थोड़ा इसमें एक्सप्लोर करे, थोड़ा इसमें एक्सप्लोर करके देखे, तो सोचेगा ही नहीं। तू बोलेगा यार क्या दरकार है, दरकार तो है ही नहीं, जितना दरकार होता है तो हो जा रहा है। तो ये बात उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता, बट जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर किया तब ये रियलाइज करता हूँ। ये सब कोर्स जब भी कोई चीज का नीड होता है तो दिमाग अपने आप काम करना चालू करता है कि भाई सोर्स करो। तो सिमिलरली टैक्स भी वही बात है, जब आपका क्लाइंट को टैक्स को बचा के देना होगा ना, तो वो नीड जब आप फील करोगे कि उसको टैक्स बचा के देना है, तो सेक्शन को और अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से उसको लाइन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे। यार हर एक मिस्ट्री का रिजल्ट वो लाइन के अंदर ही घुसा हुआ रहता है। लॉयर जो होता है, तो आप लोग को पता होगा कि देश में हजारों लॉयर है, हजारों क्या लाखों को उससे भी ऊपर लॉयर है। जॉली एलएलबी की तरह भी लॉयर है, जेठमलानी साहब की तरह भी है, साल्वी साहब की तरह भी लॉयर है। क्या हर कोई लॉयर एकदम टॉप में जाता है? यार लॉ तो सबके लिए सेम होता है, नहीं जाता है ना। कंट्री में टॉप क्लास लॉयर का तो अलग डिमांड है। कंट्री का जैसे हर्षद मेहता का लॉयर था जेठमलानी, लास्ट में जेठमलानी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर इन आवर कंट्री, जो बात सुनने के लिए फीस लेता है। बात केस तो बात का बात है। तो स्कैम भी 5,000 करोड़ का था, तो लॉयर भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। सही बात है। तो सर ये बड़ा लॉयर बड़ा कैसे हो गया? सर लॉ को इंटरप्रेट करके। बिकॉज लॉ का किताब जेठमलानी साहब के लिए भी जो था, लॉ का किताब जॉली के लिए भी वही था, लेकिन लॉयर के बीच फर्क क्या कर दिया? लॉ को इंटरप्रेट करने। तो लॉ को इंटरप्रेट करना सीखना चाहिए आप लोग को। तो टैक्स इज नथिंग बट टैक्स लॉस बोलते हैं हम लोग इसको। हाँ, ये जितना तरह जीएसटी इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल टास्क नहीं, ये सब जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर रहे हो, ये सारा लॉ है। एवरीथिंग, सारा चीज लॉ है। ये सारा चीज को आपको इंटरप्रेट करना सीखना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 80CCC हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एप्लीकेबल टू, कौन इसका मजा ले पाएगा, फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद ये बेनिफिट लेने के लिए क्या पापड़ बेलना पड़ेगा हम लोग को, मतलब क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर पापड़ सही से बेल लिए, सब कुछ पापड़ रेडी है, मतलब सारा कंडीशन फुलफिल कर दिए, तो डिडक्शन कितना मिलेगा। और कुछ छोटे छोटे बातें अगर हम लोग के पास हो तो हम लोग नोट्स की तरह उसको भी मेंटेन करेंगे। ये तो 4 फॉर्मेट में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। टीडीएस में क्या पढ़े थे? पेयर, पेई, एग्जेम्प्टेड सीलिंग लिमिट, रेट एंड टाइम। ये फॉर्मेट था हम लोग का टीडीएस का। हर एक सेक्शन को हम लोग को बोले थे ये 5 सवाल का जवाब पहले ढूंढो कि पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, कितना अमाउंट तक टीडीएस नहीं काटना है, और अगर टीडीएस काटना है तो रेट क्या होगा, एंड ऑफ कोर्स कब तक टीडीएस काटना है। तो दोस्तों डिडक्शन चैप्टर 6 में वो फॉर्मेट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे कुछ इस तरह का फॉर्मेट। तो शुरू करें, शैल आई स्टार्ट? तो इस चीज का मजा ले सकता है ओनली इंडिविजुअल्स ओनली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप फार्म कंपनी के लिए सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन वन एंड ओनली किसके लिए है? वन एंड ओनली इंडिविजुअल के लिए।
वन एंड ओनली किसके लिए है? वन एंड ओनली इंडिविजुअल्स के लिए है, मतलब हम आप सब बेनिफिट ले सकते हैं। सो ये सेक्शन है क्या, क्या क्या मिलेगा इस सेक्शन पे हम लोग का? सुनो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। गाइस मैं एलआईसी इंडिया का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस का बात कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ को सिक्योर करने के लिए होता है। लाइफ को हम लोग जब सिक्योर करेंगे उसी के लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है, मतलब जिंदगी को भी सिक्योर्ड है, जब जिंदा है तब भी सिक्योर्ड है, अगर ऊपर वाला ना करे कुछ हो जाए तब भी जो नॉमिनीज रहेगा उसका तो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो जिन लोग के लिए हम जी रहे हैं वो लोग को सेफगार्ड हो जाएगा। तो इसी के लिए बोलते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आईआरडीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस करने का तरीका बोलो, इंश्योरेंस कंपनी का जितना सारा पॉलिसीज बोलो, वो लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में क्या होगा, ब्रोकरेज कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, सेबी सब कुछ डिसाइड कर देता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो लोग डिसाइड करके देता है। बैंकिंग सेक्टर का डिसीजन कौन गाइडलाइन तय करके देते हैं? आरबीआई करके देता है। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी कैसे वो बिजनेस करेगा, कैसे प्रॉफिट देगा, कैसे क्लाइंट को बेनिफिट देगा, ये सारा चीज इंश्योरेंस कंपनी का कौन रेगुलेट करता है? आईआरडीए। तो जितना सारा इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, भारतीय AXA बोलो, आईएनजी, रिलायंस आईएमजी बोल दो, एलआईसी को बात कर लो, या जो भी जितना सारा एसबीआई लाइफ, ओके, रिलायंस लाइफ, जितना सारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचता है, वो लोग किससे द्वारा रेगुलेट होता है? वो लोग रेगुलेट होता है फ्रॉम आईआरडीए। तो इंडिया में आईआरडीए 3 तरह का पॉलिसी को प्रमोट करने बोले। गाइस पॉलिसी का अलग अलग नाम होता है। जैसे एलआईसी का पॉलिसी के बाद अगर आप देखोगे तो देखना वहां पे नाम मिलता है जीवन तरंग, जीवन उमंग, जीवन श्री, ओके, जीवन आनंद, ऐसा ये प्रोडक्ट का नाम है। दिस इज नॉट अ पॉलिसी टाइप, दिस प्रोडक्ट का नाम है। तो हर एक कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करता है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस स्कीम जब लेके आता है, तो हर एक स्कीम का एक नामकरण जरूरी है आज के डेट में, बिकॉज नामकरण को लोग काफी सीरियसली लेते हैं। मैं वो नामकरण के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पॉलिसी का टाइप का। तो सुन लो ध्यान से कि आईआरडीए इंडिया में किस तरह का पॉलिसी बेचने का परमिशन देता है। तो आईआरडीए सबसे पहले जो पॉलिसी बेचने का परमिशन देते हैं वो है एंडाउमेंट पॉलिसी। क्या पॉलिसी दोस्तों? इट्स एंडाउमेंट पॉलिसी। क्या है ये एंडाउमेंट पॉलिसी? आप पैसा पे करते चलो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना साल का पॉलिसी लेके रखे हो, पे करने के बाद जैसे ही मैच्योरिटी होगा, आपका पूरा सम एश्योर्ड अमाउंट, आपका बोनस, आपका अदर एमिनिटीज सब जोड़ जाड़ के आपका अकाउंट में मैच्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एक सर्टेन पीरियड तक प्रीमियम भरते चलो, पॉलिसी को मैच्योर होने दो, मैच्योर होने के बाद जितना सारा बेनिफिट्स का बात किया था ये कंपनी लोग ने, वो बेनिफिट आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइज हम लोग जब लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है सम एश्योर्ड बोल के, SUM, सम एश्योर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैच्योरिटी पे इतना पैसा तो आपको मिलेगा। आई रिपीट, चाहे कुछ भी हो जाए, मैच्योरिटी पे आपको इतना पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड के बाद अगर आपको कोई बोनस डिक्लेयर करते हैं कंपनी, कोई अदर अगर पैसा डिक्लेयर करते हैं, तो सब जोड़ जाड़ के जो अमाउंट होगा, दैट शुड बी योर मैच्योरिटी अमाउंट, जो आपका एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। समझ रहे हो? इस तरीका पॉलिसी बोलते हैं एंडाउमेंट पॉलिसी। मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लेते मतलब प्रीमियम भरते जाओ, फिर पॉलिसी जैसे ही मैच्योर करेगा उठा लो। क्या उठा लो? मैच्योरिटी अमाउंट उठा लो। सबको समझ में आया? पॉलिसी नंबर 1, यस, नो, कम ऑन। Yes, sir. सेकेंड पॉलिसी है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी क्या होता है? मनी बैक पॉलिसी होता है कि आप 5 साल तक प्रीमियम भरो, फिर कुछ पैसा ले लो, फिर 5 साल प्रीमियम भरो, फिर पैसा लो, फिर 5 साल प्रीमियम भरो, फिर जाकर मैच्योरिटी अमाउंट क्लेम करो। मतलब टाइम में डिवाइड कर दिया जाता है कि क्लाइंट इतना 15 साल तक क्यों पैसे को फिर रख देगा, एक काम करो 5 साल करके बांट दो। तो 5 इयर्स, पहले 5 इयर्स आपने प्रीमियम भरे हो, पैसा उठा रहे हो, मनी बैक आ रहा है, आपका पैसा वापस आ रहा है। फिर अगले 5 साल आप दे रहे हो, फिर आपका मनी बैक आ रहा है। फिर 5 साल दिए, फिर मनी बैक आ गया, तो 15 साल कवर हो गया। इसके बाद अब दिया, फाइनली मैच्योरिटी लेके पॉलिसी क्लोज कर दिया। तो इसको बोलते हैं मनी बैक स्कीम। तो पहला हो गया एंडाउमेंट पॉलिसी, सेकेंडली क्या हो गया? मनी बैक पॉलिसी। गाइस ये पॉलिसी का टाइप बता रहा हूं।
आप भारतीय एक्सा के पास जाओ, आप LIC इंडिया के पास जाओ, आप IMG रिलायंस के पास जाओ, SBI लाइफ के पास जाओ, किसी के पास जाओ, दे विल बी ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट नेम। जीवन उमंग, जीवन सरल, जीवन तरंग, ये सब LIC का नाम है। जीवन से जितना सारा नाम ये लोग देता है, बट रिलायंस का नाम कुछ अलग होगा, भारतीय एक्सा का नाम कुछ अलग होगा, बट टाइप जो है उसके अंदर जो फंडामेंटल जो रहेगा, एंडाउमेंट स्कीम का फंडामेंटल सही रहेगा, मनी बैक स्कीम का फंडामेंटल सही रहेगा। सर और क्या है, लास्ट में और एक पॉलिसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एन्युइटी। यार इंडिया में गवर्नमेंट जॉब क्यों पॉपुलर है पता है आपको? काम नहीं करना पड़ता है ऐसा कुछ बात नहीं, काम करना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट में काम नहीं करना पड़ता, ऑब्वियसली काम करना पड़ता है। सर पहले बात तो गवर्नमेंट बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड है, नंबर 1। एंड नंबर 2 सर, रिटायरमेंट करने के बाद ही गवर्नमेंट बेनिफिट देते जाएगा। सर प्राइवेट कंपनी से रिटायरमेंट करूंगा तो मुझे पूछने भी नहीं आएगा हम कैसे जी रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है, उसका हिस्सा खत्म। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता है, गवर्नमेंट वादा निभाता है। और अगर पार्टी फर्स्ट पार्टी अलाइव ना रहे तो उनका नॉमिनीज, उनका वाइफ, उनका चिल्ड्रन जो अलाइव रहेगा, सेकंड पार्टी पेंशन भी मिलता है। याद है ना आपको पता तो है, ये सब चीज इंडिया में होता है। पेंशन जिसको बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी मेंटेन करते हैं पेंशन के नाम पे, तो पेंशन मिलेगा आपको। तो पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, कि जब हम लोग जॉब करने के लिए मतलब जॉब करने लायक नहीं रहेंगे, जब काम करने लायक नहीं रहेंगे, जब रिटायरमेंट लाइफ आएगा, तब गुजारा कैसे होगा? तो तब गुजारा कैसे होता है? तब गुजारा पेंशन से होता है। तब गुजारा कैसे होता है? तब गुजारा पेंशन से होता है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम लोग को समझना है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सर, आम आदमी को अगर पेंशन चाहिए तो वो क्या करेगा? आम आदमी मतलब जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है। यार गवर्नमेंट जॉब करने वाला तो दामाद लोग होते हैं, उन लोग का सब बेनिफिट ही बेनिफिट। ऑफिस में जाओ तो भी पैसा, छुट्टी में रहो तो भी पैसा, तो बेनिफिट ही बेनिफिट। बट सर आम आदमी के लिए तो बेनिफिट नहीं होता है। प्लीज कोई पर्सनली मत लेना, हम ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। ओके, तो आम आदमी अगर पेंशन चाहे तो वो क्या करेगा? सर उसका पेंशन का जुगाड़ उसे खुद करना पड़ेगा। तो LIC जैसा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं जो लोग कंपनी, वो लोग एक स्कीम लेके आया कि काम करते हैं सर, आप हम लोग के पास एन्युइटी स्कीम में पैसा डिपॉजिट करो। मतलब 10 साल 15 साल तक पैसा देते चलो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसे आपको ठीक लगे, एक प्रीमियम अमाउंट भरते चलो। 15 साल बाद वही पैसा मैं आपको लौटाऊंगा विथ इंटरेस्ट, बट एक साथ नहीं, हौले हौले। हौले हौले मतलब जैसे गवर्नमेंट लोग का मंथली पेंशन आता है, आपको भी मंथली पेंशन की तरह मिलेगा। तो एन्युइटी का जब मैच्योरिटी होता है तो एन्युइटी का पैसा थोक में नहीं मिलता है। थोक समझते हो ना, एक बार में। तो एन्युइटी का पैसा थोक में नहीं मिलेगा, एन्युइटी का पैसा हौले हौले मिलेगा। हौले हौले का मतलब क्या है? पेंशन की तरह मिलेगा। तो एक तरह का पेंशन स्कीम है। गाइस आप लोग सुने होंगे इन द ईयर 2014 जब एनडीए का सरकार पहले बार आया था, अच्छे दिन आने वाला कैंपेन को करने के बाद, तो मोदी जी ने उस टाइम में, मोदी जी के गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस किया था, अटल पेंशन योजना, जहाँ पे ये बोला गया था कि आपका एज के हिसाब से पर एनम एक पैसा जमा करो, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 60 साल तक आप बैंक में जमा करते चलो। 60 साल के बाद आपको फिक्स्ड 5000 करके या उसके आसपास अमाउंट आपको पेंशन मिलेगा। पता है इस स्कीम के बारे में आप लोग को? अटल पेंशन योजना के बारे में पता है आप लोग को? यस सर। यस सर, नाम सुने थे सर। तो ये अटल पेंशन योजना जो है वो इस सेक्शन के तहत नहीं आएगा, वो 80CCD के अंदर आएगा। यहाँ पे जो एन्युइटी वाला पेंशन है 80CCC में वो आएगा। एन्युइटी मतलब अभी तक का जो डिस्कशन में आप लोगों के साथ किया। तो दोस्तों आप लोग का एज एवरेज अगर मैं करूँ 26 से 28 के बीच होगा, मेरे साथ जितना स्टूडेंट हो, या उससे कम होगा, 22 से 26 के बीच होगा आप लोग का एज। मैं पकड़ के चल रहा हूँ, जितने लोग को बाई फेस में जानता हूँ उन लोग को फेस देख के गेस करके बता रहा हूँ। तो आप लोग इस एज में अगर 15 साल के लिए अगर एन्युइटी कर ले तो, या 20 साल के लिए अगर एन्युइटी स्टार्ट करते हो, तो आज अगर आपका एज है 25 साल, तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 20 हो जाएगा 45। तो 45 का जब आप लोग हो जाओगे तो मंथली आप पेंशन विड्रॉ कर सकते हो। तो एन्युइटी में अगर ज्यादा अच्छा रकम अगर डालने के लिए आप लोग ऐसे मतलब लायक हो, अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास सरप्लस है, आप अगर मंथली क्वार्टरली ज्यादा अमाउंट डालते हो, तो 20 साल बाद आपको बहुत अच्छा रकम मिलता है। ये LIC का ऐसा जगह है जहाँ पे प्रीमियम जितना देते हैं मैच्योरिटी में उससे ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिलता है। अब एग्जैक्ट कितना मिलता है मत पूछो, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन मीटर आता है, आप कैलकुलेटर चेक करो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा एन्युइटी कैलकुलेटर।
तो वहां पे जाके चेक करके देख सकते हो। बट ये स्कीम अच्छा है, अगर आपको रिस्क फ्री में जाना है, स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, बिकॉज रिस्क है तो इश्क है, आपको पता होगा। तो अगर रिस्क उठाने लायक हो तो ये स्टॉक मार्केट में आना, वरना मत आना। अगर आपको रिस्क फ्री जिंदगी जीना है तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, एन्युइटी। क्योंकि एन्युइटी में पैसा डालने से दो बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? एक तो मेरा पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगा, और दूसरा मुझे बेनिफिट भी मिलेगा, अलग बात, मैच्योरिटी में। तीसरा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा मुझे, जो 80CCC में मैं क्लेम कर लूंगा। मतलब मेरा जितना प्रीमियम में पे करूंगा उतना प्रीमियम मेरा इनकम से लेस हो जाएगा। जितना प्रीमियम में पे करूंगा उतना अमाउंट के ऊपर मुझे टैक्स पे करने का दरकार नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग। 80CCC में हम लोग टैक्स सेविंग कर सकते हैं। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? तो कंडीशंस लिखे यस सर। कि স্যার 80CCC হ্যালো जो স্যার, স্যার একবার একবার নেটওয়ার্কটা একটু, চলে গেছিল, একবার একটু বলবেন? হ্যাঁ স্যার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছিল। যে আপনি বললেন কি যে অ্যানুইটি এ করলে ওটা দিতে হবে না, ওই জায়গাটা একবার একটু বলুন। क्या बोले? एन्युइटी क्या करने से क्या नहीं होता है? आप लोग कहां तक सुनाई दिया? बोलो, आप लोग को लास्ट कहां तक सुनाई दिया? শুধু ওই অ্যানিউইটির যে প্রবলেমটা আপনি বললেন না, যে এটা পুরো দিতে হবে না আপনার, ওই যত টাকা আমি প্রিমিয়ামটা পে করবো তার যখন আমি রিটায়ারমেন্টের পরে পাবো ऐसा बात नहीं बोले টাকাটা। कुछ भी। हम बोले थे कि प्रीमियम एन्युइटी का जो बात होता है, 20 साल 15 साल का एन्युइटी का जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इंटरेस्ट काफी ज्यादा मिलता है। हम ये बात बोले कि कंपेयरिंग टू द एंडाउमेंट पॉलिसी, कंपेयरिंग टू द मनी बैक पॉलिसी, एन्युइटी में पैसा ज्यादा मिलता है। मतलब रजत, आज अगर आप 10 साल, 10 साल का नहीं होता, एटलीस्ट 15 साल के लिए करना पड़ता है, तो 15 साल 20 साल 30 साल के लिए अगर आप एन्युइटी स्कीम में पैसा डाल रहे हो, तो 30 साल बाद जो पैसा आपको मैच्योरिटी के तौर पर मिलेगा, वो जब आप कैलकुलेट करोगे, अब देखना जितना पैसा दिया उससे कई गुना ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है। तो मैं स्टूडेंट को वही गाइड कर रहा था कि आपका ये ओवरऑल एज अगर 25 से 26 के बीचों बीच है, तो इट्स राइट टाइम। अगर आप लोग रिस्क फ्री जगह रहना चाहते हो, जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, तो ये जगह में आप आ सकते हो। क्योंकि आपका एज से अगर 15 साल में जोड़ू तो आप 40 के ऊपर जाओगे। तो 40 के ऊपर मतलब तब फुल फ्लेजेड आप काम ही करोगे इंशाल्लाह मार्केट में, तो आपको पेंशन भी उस टाइम पे मिलना चालू हो जाएगा। कब तक पेंशन मिलेगा? जब तक है मैच्योरिटी फंड। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेट करोगे, जितना पैसा आप जमा करोगे 15 साल में, उससे कई गुना आपको रिटर्न एलआईसी देगा। एलआईसी मतलब जितना सारा कंपनी से एन्युटी पॉलिसी बेचता है। तो ये एक अच्छा स्कीम है। लोग इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज लोगों के पास ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। लोगों को समझ भी नहीं आता एन्युटी है क्या, क्योंकि मार्केट में एंडाउमेंट और मनी बैक पॉलिसी चलता है। तो सर एंडाउमेंट मनी बैक पॉलिसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा? ऑफकोर्स मिलेगा, वो 80C में मिलेगा। एन्युटी का क्लेम हम लोग कहाँ मिलता है? 80CCC में मिलेगा। तो आप लोग एन्युइटी का मतलब समझ में आया? पहले बोलो, डिड यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एन्युइटी? एन्युइटी का मीनिंग समझ में आया आप लोग का? प्लीज। यस सर। यस सर, यस सर। तो एन्युइटी में पैसा डालने से पैसा का रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है। आप अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट सेव करना चाहते हो रिस्क फ्री होके, आप स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इन्वेस्ट कहाँ करूं, तो क्यों पूछते हो इन्वेस्टमेंट कहाँ करो? ताकि आपको 5 साल 10 साल 15 साल बाद आपको एक अच्छा अमाउंट मिले। बहुत सारा क्लाइंट आकर डायरेक्टली बोलते सर ऐसा शेयर मार्केट का शेयर बताइए जहां पे मैं 15 साल पैसा रख दूं और आज जितना रखूं उसका एटलीस्ट 3-4 गुना पैसा बढ़ जाए। तो हमने बोला ऐसा भी नहीं है। लास्ट ईयर में 1 साल के अंदर 800% रिटर्न आया अदानी एंटरप्राइज में। ऐसा भी स्कीम है, आपको 10-15 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, बट देयर इज अ रिस्क। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ रिस्क, चाहे म्यूचुअल फंड हो या आपका स्टॉक हो, इक्विटी हो, वट एवर। तो आपको अगर रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, आप बोलो मेरा मेहनत का पैसा है मैं रिस्क क्यों लूं, तो आप कभी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में मत जाइएगा। आपको कहाँ आना है? सर इस तरह से ऑप्शन में आना है। जब में पैसा है ऑफकोर्स है सर, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार का फल ऑलवेज मीठा होता है। ये बात तो सुने ही होंगे आप लोग। तो एन्युइटी का जो बात है, लाइफ इंश्योरेंस एन्युइटी स्कीम का जो बात है, उसका डिडक्शन कहाँ मिलेगा? उसका डिडक्शन मिलेगा 80CCC में। लिखू ये सारा बात को। आप लोग को एंडाउमेंट मनी बैक सब पॉलिसी के बारे में समझ में आया? यस सर। तो रिटायरमेंट बेनिफिट अगर चाहिए आपको अच्छे से, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 80CCC में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब एन्युटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप बोलोगे सर पेंशन के लिए एक ही स्कीम है, और कोई स्कीम नहीं? नहीं, और भी स्कीम है। एनपीएस बोल के एक स्कीम आएगा, वो 80CCD में पड़ेंगे।
पेंशन का एक्चुअली दो जगह दिया गया है, 80CCC एंड 80CCD। गाइस CCD मतलब कैफे कॉफी डे नहीं है, ये CCD सेक्शन का नाम है, ठीक है। तो 80CCD में जाके और पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे NPS बोल के कॉन्सेप्ट आएगा, नेशनल पेंशन स्कीम। तो सर जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी आप इसको खत्म करिए पहले। तो सर 80TPC के बेनिफिट के लिए क्लेम क्या करने के लिए क्या चाहिए सर? आपको मनी डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट मनी इन लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान, लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान, ओके। एंड इसके बाद एक फालतू पॉइंट है, पॉलिसी का जो पेमेंट करोगे, मतलब प्रीमियम जो पेमेंट करोगे, पेमेंट मस्ट बी आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये इसका मीनिंग मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि सर पैसे के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ रहता है कि ये मेरा कौन सा सोर्स का पैसा है। एक 100 का नोट या 1000 का तो नहीं मिलता, 2000 का नोट अगर मैं जब किसी को दूंगा कैश में, तो क्या उस नोट के ऊपर लिखा हुआ रहेगा ये नोट में कौन सा इनकम से अर्न किया? सर ट्यूशन पढ़ा के अर्न किया कि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के अर्न किया? ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि आपका अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम से ये पॉलिसी पे मत करिए, जो टैक्सेबल इनकम है आपका लाइक सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, आप उसी से दीजिए। कैपिटल गेन देने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पता है। तो हम सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, इससे जो इनकम होगा उस इनकम का पैसे से हम गवर्नमेंट को, आई मीन सॉरी, कंपनी को प्रीमियम भरेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है, जब मैं प्रीमियम भरने जाऊंगा तो उस अमाउंट के ऊपर थोड़ी लिख के दूंगा ये मेरा सैलरी से आया है पैसा, पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉइंट यहाँ पे लिखता है तो हम भी लिख देते कि पेमेंट मस्ट बी आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। मतलब इससे कहना नहीं है कि आपके पास अगर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम का सोर्स है लाइक एग्रीकल्चरल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, उस पैसे से प्रीमियम मत भरिएगा, बिकॉज उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलने के लिए आपको सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम या अदर सोर्स का कोई दूसरा तीसरा इनकम से आपको पेमेंट करना होगा। अच्छा, अमित का एक क्वेश्चन आया यहाँ पे ग्रुप में, तो क्या बोल रहे हैं अमित भाई? बोले सर 15,000 प्रीमियम पे करने के बाद कितने साल तक ये बेनिफिट मिलता है? भाई जितना दिन तक पैसा रहेगा और आप जितना दिन तक जियोगे, whichever is earlier। सर एग्रीकल्चर के पैसे से क्यों नहीं भर सकता वो है, एग्जाम्प्ट भर होता सकता है एनुअटी का? है मैडम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होता है। हाँ वो तो होता है। और हाँ और एक चीज आप बोले, बोलो बोलो। एग्रीकल्चर और क्या था? एग्रीकल्चर था, शॉर्ट और टर्म क्या कैपिटल चीज? गेन था, बहुत का लिस्ट आता है, सेक्शन 10 का लिस्ट आता है। अमाउंट सो डिपॉजिटेड और 1.5 लाख, मतलब जितने का प्रीमियम करोगे 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम आपको 1.5 लाख तक बेनिफिट मिलेगा। समझे हो? मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 1.5 लाख तक आपको मिलेगा। ठीक है, कॉपी कर रहे हो? कॉपी कर रहे हो आप लोग? कॉपी करने वालों जल्दी कॉपी करो, छापो अच्छे से। सर हम्म, सर आप बोले हैं कि अमाउंट सो डिपॉजिटेड और 1.5 लाख रुपया, तो मतलब अगर मेरा अमाउंट 2 लाख होता है तो डिडक्शन 1.5 लाख मतलब मिलेगा। डिडक्शन 1.5 लाख में मिलेगा ना? ठीक है ठीक मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलता है। 2 लाख जमा करने जाओगे तो 2 लाख इसमें मत करो, उसको पैसे को मोबिलाइज करो। याद रखना ऑलवेज हम लोग को, मतलब ऑलवेज हम लोग का जो सोर्स है, पैसे का जो सोर्स है, किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो खराब स्ट्रेटेजी होता है। उसको मोबिलाइज करना पड़ता है। मोबिलाइज मतलब थोड़ा सा ब्रेक करो,
तो अगर आपको 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करने का मन है तो चलिए, तो मैं कभी भी आपको सब बोलूंगा नहीं कि 2 लाख इधर डाल दो, मैं बोलूंगा 1.5 लाख इधर डाल दो, बिकॉज 1.5 लाख तक मिलेगा, और 50,000 जो है वो कोई एनपीएस या कोई दूसरा जगह में डालो, ताकि आपका बेनिफिट भी मिले, आपका पैसा भी मोबिलाइज हो, और अगर कल ऊपर वाला ना करे, इंडियन इकोनॉमी अगर कुछ भी इधर उधर हो, तो आपका पैसा का बेनिफिट आपको सही तरीके से मिले। क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन लॉकडाउन खेलना चालू किया, तो सरकार ने सबसे पहले वो जो हम लोग का जो स्माइल ना करने वाला जो मैडम है ना, जो हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर, तो कंट्री में अगर फालतू फाइनेंस मिनिस्टर का लिस्ट बनाया जाए तो सीतारमण जी का नाम पहले आना चाहिए। कोई बुरा मत मानना, ये बात मेरा नहीं है, ये बात बहुत एक्सपर्ट लोग का है, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल रहा, बट उनका डिसीजन, उनका चीज कोई एकदम मतलब कोई दिशा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। एफडी का इंटरेस्ट रेट कट कर दो, पेंशन का कट कर दो, भाई जो लोग रिटायरमेंट बेनिफिट है तो उन लोग के ऊपर क्यों आप चढ़ रहे हो? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर कर गया उसका तो वही तो उनका लाइफ का एसेट है, कि जितना पैसा मिला ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड का सब एफडी में कर दो, बिकॉज वो लोग शेयर मार्केट का रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होता है, उतना जिगरा वाला नहीं रहता है रिटायरमेंट के बाद, उन लोग को थोड़ा शांति चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। तो अब हर साल आप बजट में आते हो और आखिर अनाउंस क्या करते हो कि पेंशन के ऊपर कम कर देंगे, एफडी के ऊपर कम कर देंगे। वाई 7% से सीधा 6% तक लेके आएगा, और कितना कम करके 4% तक लेके आना है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड उन्होंने क्या पॉलिसी देख रहा है और मोदी जी उनको क्या सिखा रहा है। और उन्होंने जब कोई बजट के अनाउंस करते हैं तो वन ऑफ द बोरिंग अनाउंसमेंट इन द वर्ल्ड, ना खुद हंसते हैं ना दूसरों को हंसाते हैं। उससे अच्छा उनका जो ट्रांसलेटर है अनुराग ठाकुर, वो अच्छा है, रहता है ना भाई साहब उसके पास ही आसपास ही हिंदी में बोलने के लिए। और उनका अजीब सा लॉजिक था। सबसे फनी इंसिडेंट यही था, कांदे के दाम जब बढ़ गया था इंडिया में, तो उनसे पूछा गया था रिएक्शन के लिए कि मैम व्हाट इज योर ओपिनियन, तो मैम ने बोला कि मैं कांदा खाता ही नहीं हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट द हेल इट इज। अब ये कहाँ का लॉजिक हुआ भाई? यू आर द मिनिस्टर, आपको पूरा देश को लेके चलना है, यू शुड कमेंट समथिंग लाइक दैट। ये क्या लॉजिक हुआ? रियली डोंट अंडरस्टैंड। जीएसटी का कुछ भी चूज देखो, डेडलाइन मैडम को आगे लेके आना है यार, कोविड के लिए लोग ऑफिस जा नहीं पा रहे हैं, डेडलाइन लेके आ रहा है, और लोग बोलते हैं ये भीख देता है गवर्नमेंट, 1 हफ्ते के लिए डेडलाइन एक्सटेंड करते हैं। कौन मांगा भाई तुमसे 1 हफ्ते का एक्सटेंशन? तो ये पता नहीं ये मैडम कब तक अब झेलना पड़ेगा इनको। तो उन्होंने हर साल क्या करता है, इस सब चीज को रेट कम कर, आप चेक करके देखो एफडी का रेट हर साल गिरता जा रहा है, एमआईएस का हर साल गिरता जा रहा है। तो इस माहौल पे आपका एक जगह इन्वेस्ट करना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का शेयर मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है कि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग अगर आप करने जाओगे तो मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज आप हर्षद मेहता नहीं हो, आप मनु मुंद्रा नहीं हो, ये लोग मार्केट ट्रैकर था, ये लोग मार्केट कंट्रोल करता था। आप इंस्टीट्यूशन नहीं हो, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट के हिसाब से आपको चलना है। मतलब आप रिटेल इन्वेस्ट किए हो मार्केट में 10 लाख 15 लाख एंड ऑल दैट, तो जिस दिन सेंसेक्स ऊपर जाएगा, जैसे लास्ट 3 दिन गया था ऊपर, सेंसेक्स फिर 50,000 क्रॉस कर गया, निफ्टी 15 से ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी भी 1200 पॉइंट इंक्रीज हुआ। जैसे बॉम्बे धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में छलांग नजर आ रहा है। तो जैसे मार्केट ऊपर तरफ जाता है आपका फायदा है, लेकिन जिस दिन मार्केट 2000 पॉइंट गिरेगा उस दिन आपका पोर्टफोलियो भी गिरा देगा। तो आपको स्ट्रेटेजी ऐसा बनाना होगा कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड जाए तो भी मेरा प्रॉफिट हो, मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड जाए तो भी मेरा प्रॉफिट हो। हर्षद मेहता स्ट्रेटेजी कि बेटा ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, दोनों स्कूल में सिलेबस में एक चीज कॉमन रहता है, वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होना चाहिए, मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट होना चाहिए, नीचे जाए तो भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को वहां पे स्ट्रेटेजी बनाना होता है, शूटिंग स्टार्स, ऐसा बहुत सारा स्ट्रेटेजीज का नाम होता है। तो आप लोग इसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा 5-6 सेक्शन और पढ़ने दो, फिर मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसा है, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे होता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ही हुआ ये बात छेड़े हम लोग, एक इन्वेस्टमेंट करने के पीछे क्या रीजन होता है? मतलब एक इंसान जब अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, क्या सोच के जाता है, क्या सोच रहा है उसका दिमाग में? आप लोग सोच के दोगे, आप लोग के पास, आप लोग का फैमिली ने, पापा ने 1 लाख रुपए दे दिया है और बोला कि इन्वेस्ट। रिटर्न, अच्छा रिटर्न, और रिटर्न ज्यादा हो। अच्छा और चेतन साउंड आ रहा है आपका, म्यूट करो प्लीज, लिख के दो बेटा, तो माइक में प्रॉब्लम है आपका, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ हम लोग को, प्लीज चैट बॉक्स में लिख के दो। महिमा जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि
आपके पास 1 लाख रुपए है, आप जब इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज चलेगा, कौन कौन से पैरामीटर घूमेगा? समझ आया क्वेश्चन? तो क्या सोच के मैं इन्वेस्ट करने जाऊं, क्या मेरा पैरामीटर है, क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्या मेरा रिक्वायरमेंट है? मनी सेफ एंड हाई रिटर्न बेटा ये तो वही हो गया है कि आप मतलब पूरा मतलब खजाना लूट लो और किसी को पता भी ना चले, ऐसा थोड़ी होता है। मनी सेफ एंड हाई रिटर्न, सर ये ससुराल और मायके वाला कहानी हो गया, दोनों का आप हैप्पी नहीं रख सकते हो, किसी एक के साथ तो आपको झेलना पड़ेगा ही डोंट माइंड जो अपार्ट, बट सर ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट रिटर्न, अच्छा सुनो ध्यान से, एक रिटेल अप्रोच क्या होता है? रिटेल अप्रोच, आप लोग सब पूरा इंस्टीट्यूशन अप्रोच में जा रहे हो, हाई रिटर्न मनी सेफ, यार उसके लिए पैसे भी बहुत दरकार होता है, तो मार्केट को पूरा घुमा पाओ। सुनो, एक रिटेल अप्रोच का क्या होता है? रिटेल अप्रोच होता है जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम होता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंडिया में यही सबसे ज्यादा लोग रहता है। तो ये लोग का सबसे पहला सोच होता है कि पैसा डूब ना जाए, रिटर्न बात का बात है, मेरा 5 लाख रुपए अमाउंट है, मेरा 1 लाख रुपए अमाउंट है, ये डूब ना जाए, मतलब रिस्क इज जीरो। मैं रिटेल इन्वेस्टर का बात करूं, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या होना चाहिए सर? पैसा 10 लाख 10 लाख नहीं रहना चाहिए, 1 लाख 1 लाख नहीं रहना चाहिए, उससे रिटर्न भी आना चाहिए, उससे रिटर्न भी आना चाहिए, जो आप लोग रिटर्न के बारे में बोलते हो। एंड थर्ड होता है सर ये मेरा व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है, तो मुझे टैक्स का बेनिफिट भी लेना है। ये होता है एक आम इंसान का सोच। आप लोग जो रिस्क मॉडरेट वगैरह कर रहे हो, वो आम इंसान का सोच नहीं है, वो खास इंसान का सोच होता है। ये लो रिस्क हाई रिस्क ये इतना इजी नहीं होता जितना इजी आप बोल रहे हो, क्योंकि वहां पे रिस्क असेसमेंट करना आपके ऊपर नहीं होता है, वो मार्केट के ऊपर होता है। एंड मार्केट तो ऑलवेज आपको पता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जोखिम तो है ही। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो अपना जिंदगी का पूरा जमा पूंजी जब कोई इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो उसके मन में सबसे पहले रहता है जीरो रिस्क, क्योंकि पैसा कम ना होना चाहिए, रिटर्न भी पैसे से आना चाहिए, एंड टैक्स का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो जो इंश्योरेंस कंपनी, जो आपका एन्युइटी बेचने वाला कंपनी, ये 3 चीज के ऊपर फोकस करता है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में बूम करता है। कि आप अगर मेरा पॉलिसी में इन्वेस्ट करोगे, आपको पैसा सेफ एंड सिक्योर्ड है 100%, आपको 10 साल बाद 15 साल बाद में 15% रिटर्न भी दूंगा, एंड आप हर साल टैक्स का बेनिफिट ले पाओगे। ये स्कीम एकदम पूरा क्या बोलूं, मतलब फाड़ू स्कीम है एकदम पूरा, मतलब हर कोई एक्सेप्ट करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहले आएगा। रिस्क का पार्ट बात का है, हर कोई पहले रिस्क उठाने नहीं जाता। आप जाओगे, आपको घर से 20,000 रुपए दे दिया, आपको शेयर मार्केट के एबीसीडी नहीं पता, आप रिस्क उठाने जाओगे, सोचोगे 10 बार, भाई अगर मार्केट गिरे तो क्या होगा, मेरा 20,000 तो सीधा घट के 2,000 में आ जाएगा। ऐसा होता है, बहुत हुआ है सर, बहुत बार हुआ है, जीरो तक हो जाता है। तो 2,000 फिर भी तो अमाउंट बोल रहा हूँ, जीरो तक हो जाता है डेरिवेटिव मार्केट में, बिकॉज उसका टेंडेंसी रहता है जीरो करने का। तो भाई रिस्क थोड़ा सा अलग से, तो अगर मुझे पैसा सेफ एंड सिक्योर रखना है तो मैं उसी के पास जाऊंगा जहां मेरा रिस्क एकदम 0/0 है, और मेरा पैसे से रिटर्न भी आना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स का बेनिफिट, बिकॉज ये मेरा व्हाइट मनी है। ये सोच के मुझे इन्वेस्टमेंट करना है एज ए रिटेलर। जिस दिन मैं रिस्क असेसमेंट में सीख जाऊंगा माशाल्लाह, उस दिन तो मैं हसन मेरे की तरह सोचूंगा, मुझे जिस चीज से डर है वो डर को मैं जीत लिया, तो और क्या डर, और क्या प्रॉब्लम मेरा लाइफ का? स्टॉक मार्केट में मेरा डर किस बात का है? पैसा डूबने का। तो जिस दिन उसको मैं जीतना सीख जाऊंगा, तो मेरे लाइफ में डर किस बात का? तब मैं लोगों से पैसा उठाऊंगा, बैंक से पैसे उधार लूंगा, बिकॉज मुझे पता है पैसे को डबल कैसे करते हैं। तब आप बोल सकते हो रिस्क है तो रिस्क है, तो आप उठा सकते हो, बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना दिमाग नहीं रहता है, आपके पास है इतना दिमाग? पहले बोलो, नहीं है ना? अभी तक तो नहीं है, अभी तक आप पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो अभी आप लोग जीरो रिस्क के पास ही घूमोगे, कभी भी वो रिस्क के पास मत जाना। देखो, रातों रात आज तक कोई बड़ा आदमी नहीं बना, हम लोग का प्रॉब्लम वही होता है, रातों रात हम लोग सोचते हैं कि पॉपुलर बन जाए। हर एक को मेहनत करके उस जगह में आना पड़ा, चीटिंग करके, डंपिंग करके, पंपिंग करके जो लोग आया था वो गिर भी गया। तो आप लोग गौतम अदानी को अगर जानते हो, अदानी ग्रुप का चेयरमैन, ही हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया,
परसों इस न्यूज कंफर्म हुआ। क्यों पता है? क्योंकि अदानी ग्रुप का अगर शेयर्स का अगर आप देखोगे मूवमेंट, तो हर एक शेयर मिनिमम एक साल में 100% रिटर्न दिया, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन डबल हो गया। ये जो इलॉन मस्क कुछ दिन पहले जब टेस्ला का लॉन्च किया था, तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी डिक्लेयर हुआ था ना, बिल गेट्स को भी क्रॉस कर गया था ना। अब जैसे ही टेस्ला का प्रॉब्लम आया, शेयर प्राइस गिरने लगा, देखो इलॉन मस्क 1 से 3 नंबर 4 नंबर में आ गया। तो आपका कंपनी का वैल्यूएशन आपको वेल्थी बनाएगा। तो एक दिन में ये सब नहीं होता है सर, ये लाखों मेहनत लगता है, बहुत सारा स्लीपलेस नाइट इसके पीछे रहता है, प्लानिंग करना, मेहनत करना, तब जगह होता है। तो आप लोग शुरू में रिस्क करने मत जाओ। मेहनत का पैसा है तो उसको संभालना सीखो, और पैसे को डबल ट्रिपल करना है तो उसके लिए नॉलेज लो पहले, तब जाके पैसा मार्केट में सही टाइम पे सही दाव खेलो, मालामाल हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो आप लोग इस चैप्टर का एसेंस समझ में आ गए? इस चैप्टर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? यस नो? इस एंटायर डिडक्शन चैप्टर 6 से तो कुछ काम का डिसीजन मिलने वाला है। सर अगर आप टैक्स कंसल्टेंट नहीं भी बनते हो तो इंशाल्लाह जब आप पैसा अर्न करोगे तो आपका खुद का तो इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, तो उसके लिए भी सीख लेना। उसके लिए आप क्यों पैसा दोगे दूसरों के पास जाके? कोई लॉयर आपको फ्री में एडवाइस देगा, कोई टैक्स कंसल्टेंट फ्री में एडवाइस देगा आपका? तो आपको जब खुद पता है तब किसी के पास जाना क्यों है? समझ रहे हो? तो ये चैप्टर में सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दिल से पढ़ने का, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट को प्लान करेगा, टैक्स को बचाने का बहुत सारा रास्ता बताएगा सही तरीके से, जहां पे कोई जोखिम नहीं है, कोई इलीगलिटी नहीं है, सब कुछ लेजिटिमेट है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं ट्यूसडे। ख्याल रखना अपना, तूफान वूफान आए तो स्टे सेफ। एक तो कोविड से हम लोग का छुट्टी नहीं, अब तूफान का भी डिक्लेयर हो रहा है बंगाल में, तो प्लीज स्टे सेफ एट योर होम। ओके, बाहर निकलना है कोई दरकार नहीं है। देखते हैं हम लोग ट्यूसडे। ठीक है, थैंक यू सो यस मच, सर, बाय गाइस। थैंक यू सर।